अंग्रेज़ी में एक पॉपुलर सेइंग होता है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। इसका अर्थ होता है कि जो चेंजेस अमेरिका में होते हैं वो तो रिपल इफेक्ट के कारण वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पॉलिसीज़ और की इकोनॉमिक्स में भी चेंजेस और की इम्पैक्ट कर दिया जाता है। अगर देखेंगे तो इन द रिसेंट ईयर्स हमारा देश में भी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस आ चुका है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान और की राइजिंग टेंशन विद चाइना और की रशियन यूक्रेन क्राइसिस एक्सेट्रा। अगर देखें तो यह सारे इवन तो फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी को ज़्यादा बढ़ दिया जाते हैं। यह वीडियो में हम देखेंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम किसी तरीके के यह इवेंट्स को हम हैंडल करने की ज़रूरत पड़ती है और जियोपॉलिटिकल रिस्क से हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हम कैसे और कि किस वजह से सुरक्षित कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holistic-investment.in यूट्यूब चैनल। यह वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट का रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को जियोपॉलिटिकल रिस्क से हम कैसे सेफगार्ड कर सकेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा देश सर्टेन जियोपॉलिटिकल रिस्क को कैसे हैंडल किया गया है इन द पास्ट। पहले होते है कि रशिया यूक्रेन वॉर। अगर देखेंगे तो रशिया प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया गया है यूक्रेन को अनेक्स करने के लिए। यह ऑर्डर तो 24 February 2022 में दिया गया है। यह न्यूज़ सुनने के बाद सारी दुनिया ने ज़्यादा रिएक्ट करने की शुरू किया है। इसका इम्पैक्ट होता है कि 30 कंट्रीज़ तो सैंक्शंस डाल दिया रशिया पर और उसके जवाब रशिया तो भी वो 30 कंट्रीज़ पर सैंक्शन दिया गया है। इसके कारण रशियन करेंसी भी ज़्यादा गिर गया है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट कॉज बाय द वॉर भी ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा देश में भी स्टॉक मार्केट तो 5% गिर गया है February 24 में। वो तो इंडेक्स फंड्स भी गिर गया है 2 वीक्स तक। लेकिन यह ट्रेंड तो बदल गया है कि 10 मार्च 2022 में और इंडियन मार्केट तो भी राइज होने की शुरू किया है। अगर देखेंगे तो आज भी यह वॉर तो कंटिन्यू हो रहे हैं, लेकिन इसका पर्सपेक्टिव बदल गया है और वो जो इम्पैक्ट वो इकोनॉमी में होते हैं तो बहुत कम होते हैं और इकोनॉमी तो इसको विस्टैंड भी कर सकते हैं। दूसरे होते हैं कि कोविड क्राइसिस। यह तो ईयर 2020 में आम आदमी के लिए ज़्यादा नुकसान और परेशान दे दिया है। अगर देखें तो जीडीपी ऑफ सभी कंट्रीज तो भी बिना चाइना तो ज़्यादा गिर गया है। एक रिपोर्ट होते है कि CEIC से यह तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ तो 23.9% गिर दिया है प्रीवियस ईयर से कंपेयर किया तो यह तो वर्स्ट फॉल इन इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री तो माना जाता है। हम सभी ने भी हमारा इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं क्योंकि हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फर्दर गिरते हैं, इसलिए हम बेचने ही सही चॉइस होता है। लेकिन भी हम इससे रिकवर कर दिया ना, और रिकवर करने के बाद हमको ऐसा राइस हो चुका है। अगर देखेंगे तो हमको यह पॉइंट इन पर्सपेक्टिव देखना है कि हमको 40% नेगेटिव रिटर्न 3 महीने में आ गए हैं, लेकिन भी हम नेक्स्ट 2 वर्ष में हमारा रिटर्न होते हैं कि 147%। यह 2 उदाहरण तो ज़्यादा रिलेवेंट और ज़्यादा रीसेंट होते हैं हम के लिए। अगर देखेंगे तो हम ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ तो फेस किया है और की रिकवर भी कर चुका है, जैसे होते हैं कि 2008 लेमन ग्रुप क्राइसिस, ब्रेक्सिट और डिमोनेटाइजेशन 2016, 9/11 टेरर अटैक इन द US 2001 और की कारगिल वॉर इन 1999 एक्सेट्रा। अगर देखें तो ये सभी इवेंट से हमारा देश और कि हमारा देश का इकोनॉमी तो ज़्यादा गिर गया है, लेकिन भी हम इसको ओवरकम करते हुए हम ज़्यादा हाइट भी पहुंच गया है। हमको यह बात ध्यान रखना है कि यह सारे इकोनॉमिक क्राइसिस तो हम तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए। अब देखेंगे किसी तरीके का से यह इवेंट्स तो हम तरह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिट दे सकते हैं। यह तो अच्छे समय होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स के लिए। अगर देखेंगे तो फंडामेंटल्स तो ज़्यादा बदल नहीं दिया है, लेकिन वॉलीटिलिटी तो ड्रॉडाउन्स होते हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क के कारण। हम प्रीवियस एग्जाम्पल से भी हम यह जानकारी मिलते हैं कि यह क्राइसिस तो आ गया है जियोपॉलिटिकल रिस्क वजह से, लेकिन इससे भी हम रीबाउंड किया गया है और अच्छे तरीके से। इसीलिए हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करना है और हमारा स्टॉक्स को भी हम एवरेज करने की ज़रूरत पड़ती है।
और ज़्यादा यूनिट्स खरीदने की आवश्यक पड़ती है, जिसके वजह से हमको भविष्य काल में अच्छा रिटर्न मिलते हैं। अगर देखेंगे तो न्यू एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर देखें तो हर मेजर पॉलिटिकल रिस्क तो न्यूअर रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ हमारे देश के आने के लिए कारण हो सकते हैं। एक उदाहरण देखेंगे तो हमको ज़्यादा समझ करने के लिए आसानी लगती है। अब देखेंगे तो 1990s और की फेमस चाइना वन नैरेटिव पोस्ट कोविड, देखेंगे तो 1990s में हमको ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन आने के कारण हमारा इकोनॉमी तो ज़्यादा बढ़ गया है और हमारा इकोनॉमी तो ज़्यादा ऊंचा राइज होने के कारण लगती है। सिमिलरली हम देखें तो कोविड में भी इंडिया ने चाइना प्लस वन नैरेटिव अडॉप्ट किया है। इसका मोटिव होता है कि चाइना का डिपेंडेंस को कम करना, स्पेशली इन फार्मा और की इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स में। इसके वजह से इंडियन कंपनीज तो ज़्यादा रेसिलिएंट और की लेस वनरेबल टू जियोपॉलिटिकल रिस्क बन गया है, क्योंकि चाइना वजह से वो डिपेंडेंसी न होते उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है। अगर देखेंगे तो एज इन्वेस्टर हमको यह कंपनीज़ को स्पॉट आउट करना अर्ली स्टेजेस में, जिसके वजह से हम इन्वेस्ट कर सकेंगे और भविष्य काल को हमको अच्छा रिटर्न मिलेगी। अब देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रिस्क हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जियोपॉलिटिकल रिस्क तो एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन हम एक सर्टेन स्टेप्स और मेजर्स कर सकते हैं जिसके वजह से हम फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज़ को अच्छा तरीके से हैंडल कर सकते हैं। डोंट पुल ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। इसका अर्थ होता है कि हमारा सभी इन्वेस्टमेंट तो एक सिंगल एंटिटी में और कि सिंगल असेट में नहीं डालना है। हमारा इन्वेस्टमेंट्स को हम अलग अलग असेट क्लासेस में डालना पड़ेगी और एक असेट क्लास में भी हम डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तुम्हारा रेफरेंस के लिए। सेकेंड वन होता है कि प्रॉपर असेट एलोकेशन। इसका अर्थ होता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट को हम अलग अलग असेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करना है। अलग अलग असेट कैटेगरीज होते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़। अगर देखेंगे तो असेट एलोकेशन हम यह कारण के लिए करते हैं कि हमारा रिस्क और की रिवॉर्ड को बैलेंस करने के लिए हम इसी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि अलग अलग असेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने और अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने से। अब एक उदाहरण वजह से हमको असेट एलोकेशन कैसा काम करना चाहिए उसके बारे में हमको आइडिया मिलते हैं। अब एक उदाहरण देखेंगे तो अगर आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग होता है जिसके 1 साल से भी कम है तो टाइम पीरियड में तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो डेब्ट फंड में डालना एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तो मार्केट वॉलीटिलिटी से सेफ गार्डर होते हैं और तुम्हारा कैपिटल भी सेफ गार्डर हो सकते हैं। अगर देखेंगे तो अगर आपका गोल 5 साल से भी ज़्यादा है तो तुम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट आया तो भी मार्केट तो रिकवर कर सकते हैं और तुमको एट द एंड बेनिफिशियल हो सकते हैं और तुम्हारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए तो भी ये तो बहुत मदद कर सकेंगे। थर्ड वन होते हैं कि कंटिन्यू इन्वेस्टिंग। अगर देखेंगे तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वजह से हम सारे अनफोर्सीन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस को हम हैंडल कर सकते हैं और मार्केट सिचुएशन के बारे में हम ज़्यादा चिंता लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो जब मार्केट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो तुम्हारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी उतना ज़्यादा राइज हो रहे हैं। अगर आपको बेयर मार्केट में मौका होते हैं तो तुम यूनिट्स तो तुम ज़्यादा कम प्राइस में ले सकते हैं और भविष्य काल में तो ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। SIP तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह तो इन्वेस्टर्स तो इंकरेज भी करते हैं कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स रखने के लिए और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस पर ज़्यादा चिंता न लेने की। यह तो मदद भी कर सकते हैं कि तुम्हारा शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलीटिलिटी और की को हैंडल करने के लिए और तुम्हारा ओवरऑल रिटर्न्स तो बढ़ने के लिए भी यह तो अच्छा तरीका हो सकते हैं।
फोर्थ वन होता है कि कंट्री बेस्ड इन्वेस्टिंग, द थियरी ऑफ कोरिलेशन। अगर देखें इन फाइनेंस तो स्टैटिस्टिकल मेशर होते हैं कि जिसके वजह से इंडिकेट करते हैं कि दो और मोर वेरिएबल्स में किसी तरीके से रिलेशन हो सकते हैं। ये कोरिलेशन से -1 से 1 तक हो सकते हैं। अगर आपने एक नेगेटिव कोरिलेटेड इंस्ट्रूमेंट खरीद लिया तो तुमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होते हैं, क्योंकि ये तो न्यू दुनिया का इन्वेस्टिंग तो ओपन किया गया है। और यही हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग और कि कंट्री बेस्ड इन्वेस्टिंग। अगर तुम इसी तरीके से भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ में डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अगर आपने एक रिटेल इन्वेस्टर तो तुमको अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं डायरेक्ट फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर देखेंगे तो तुम इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण होते हैं कि S&P 500 इंडेक्स और कि नास्डैक 100 फंड्स, जिसके वजह से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन बहुत कम हो सकते हैं और तुमको भी एक एक्सपोजर मिलते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स में। लेकिन एक फ्लिप साइड होते हैं कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स में डीमेरिट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए हमको ज़्यादा उस पर जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो तुम सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगी इन्वेस्ट करने से पहले। इस वीडियो से हम यह कंक्लूजन ले सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क वजह से हमारा फाइनेंशियल मार्केट तो ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं, लेकिन भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से हम इस तरीके का इवेंट से हम बच कर सकते हैं। हमको यह पॉइंट भी ध्यान रखना है कि मार्केट क्रैश होते हैं तो भी मार्केट तो रिकवर हो सकते हैं और रिकवर होने के बाद यह तो न्यू हाइट्स भी पहुंच होते हैं ज़्यादा मौका में। इसीलिए हम तो रिस्क मिटिगेशन टेक्निक पर ध्यान रखना और उसको हम फॉलो करना है, जिसके वजह से हम एक रेसिलिएंट पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर आपको इस विषय पर ज़्यादा जानकारी और कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो तुम्हारा फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ तुम कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से तुमको तुम्हारा आइडियल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन कर सकते हैं और जियोपॉलिटिकल रिस्क वजह से इम्पैक्ट तुम ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपको हाउ टू प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क का डिटेल्ड एनालिसिस अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।